हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो स्वागत है डेली करंट अफेयर बूस्टर में। तो यहाँ पर कल के हिंदू के न्यूज़पेपर में था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया ने मंडे को सक्सेसफुली अपनी फ्लाइट टेस्टेड किया है। इसने स्वदेशी रूप से जो बनाया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को, उसको प्रदर्शित किया है और 20 सेकंड तक उड़ान भरी है और स्पीड थी 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक क्या होता है, इसको जानने से पहले एक बार ये देख लेते हैं अब तक की ये जो क्षमता थी केवल यूएस, रशिया और चाइना के पास ही थी। अब इंडिया ने भी इसे डेवलप कर लिया है, तो इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न आ सकते हैं वो इनमें समझिएगा कि मैक नंबर क्या होते हैं। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए जब हवा में गति कर रहा है तो उसकी स्पीड हम जब ध्वनि की तरंग से अगर तुलना करें, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है हवा में तो उसकी अगर तुलना करें हम ध्वनि तरंगों से, और ध्वनि तरंगों की स्पीड कहाँ पे ले, हम हवा से। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ध्वनि तरंगों की स्पीड अगर बराबर है तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट 1 मैक की स्पीड से गति कर रहा है। या सिंपल भाषा में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि तरंगों के बराबर गति। कहाँ पर? हवा के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से सिर्फ हम हवा में बात करते हैं, क्योंकि माध्यम चेंज होते ही ध्वनि तरंगों की गति भी बदल जाती है। अब यहाँ पर एक विमान की गति का हम वर्णन कर रहे हैं जिसमें मैक 1 ध्वनि की गति के बराबर होता है, यानी प्रति सेकंड 343 मीटर। मतलब जो ध्वनि की चाल है वो होती है 1 सेकंड में 343 मीटर। देखिए कितनी स्पीड से चलता है, और उसे हम कहते हैं 1 मैक। अब 1 मैक को हमने यहाँ पर समझ लिया, तो उसके बाद हमें ये समझना होगा कि अगर ध्वनि की तरंगों से हम तुलना करते हैं और मैक स्पीड को नंबर बनाते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने 1 मैक बताया, तो इस तरह की अगर वैल्यू आती है 1 मैक से कम, अगर कोई विमान या कोई ऑब्जेक्ट 1 मैक से कम गति कर रहा है, मतलब ध्वनि की स्पीड से कम गति कर रहा है, तो उसे आप कहते हो सबसोनिक स्पीड। अगर वो 0.8 से 1.2 मैक नंबर दिखा रहा है तो वो ट्रांससोनिक स्पीड है। सुपरसोनिक यहाँ पर आपके काम का आ जाता है। ये सुपरसोनिक क्या होता है? देखिए, सोनिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि की तरंगों से लिया जा रहा है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ध्वनि की तरंगों से तेज चल रहा है, और ध्वनि की तरंगों से कितना तेज चल रहा है? 1.2 से लगभग 5, ठीक है, मतलब 1.5 से 5 गुना तेज चल रहा है। और हाइपरसोनिक जो टेस्ट हुआ है उसमें देखिए 5 से 10 मैक नंबर, मतलब 5 गुना से लेकर 10 गुना तक, ठीक है। और इसके बाद एक अगली कैटेगरी होती है हाई हाइपरसोनिक, वहां पे मैक नंबर हो जाते हैं 10 से 25 तक। तो इस तरह से मैक नंबर को यहाँ पे विभाजित किया जाता है। अब देखिए, इसमें एक खास बात यह है कि जो भी मिसाइल बनती है या रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो एयर ब्रीदिंग इंजन होता है। एयर ब्रीदिंग इंजन मतलब, देखिए, एयर का मतलब हवा और ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, मतलब हवा में सांस लेना। देखिए, जनरली क्या होता है, जब भी किसी मिसाइल को या रॉकेट लॉन्चर को छोड़ा जाता है तो उसके अंदर आपको ईंधन भरना पड़ता है, और जब ये ईंधन भरना पड़ता है तो ईंधन को जलाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। अब जब इसे आप मिसाइल में भर देंगे तो मिसाइल में पहले से ही काफी भार होता है, और इस ऑक्सीजन की वजह से काफी जगह रुक जाती है, भारी हो जाता है, ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता, स्पीड से तय नहीं कर पाता। इसलिए एयर ब्रीदिंग इंजनों का आविष्कार हुआ है। ये इंजन क्या करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में गति करता है तो हवा के अंदर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसे ये ग्रहण कर लेता है, और उसी से ये अपना काम चला लेता है। तो एयर ब्रीदिंग इंजन का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब ये जो प्रणाली होती है ये क्या होती है, इससे जो मिसाइल है वो हल्की हो जाती है, कुशल हो जाती है, यहाँ पर कॉस्ट भी कम आती है। उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए एयर ब्रीदिंग इंजन हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए विश्वव्यापी प्रयास जारी हैं। उपग्रहों में मल्टी स्टेज उपग्रह द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया था, जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एयर ब्रीदिंग इंजन के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एयर ब्रीदिंग इंजन के जो टाइप हैं उनको भी ध्यान रखिएगा कि 3 तरह के फिलहाल हम यहाँ पर इंजन का प्रयोग कर रहे हैं, रैम जेट, स्क्रैम जेट और डुअल मोड रैम जेट। तो देखिए, रैम जेट क्या होता है कि यहाँ पर ये जेट इंजन ही है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, और ये जो प्रयोग करता है ये केवल सुपरसोनिक गति पर ही कर पाता है। सुपरसोनिक गति का मतलब कि 1.2 से, मतलब ध्वनि की गति से अगर कोई विमान 1.2 से 5 गुना तक उड़ रहा है, तब अगर उसमें रैम जेट इंजन लगा है तो वो वहां की ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकता है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 से 10 गुना स्पीड से
गति कर रहा है, तो वहां पर रैमजेट इंजन काम नहीं करता है, वहां पे उस स्थिति के लिए बनाया गया है स्क्रैमजेट इंजन। तो ठीक है, तो इन दोनों का फर्क समझ लेंगे कि स्क्रैमजेट रैमजेट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर भी बहुत कुशलता से कार्य करता है। तो इंडिया ने ये अचीव कर लिया है, यहाँ पर 20 सेकंड तक उड़ान भर के दिखाई है। तो ये आगामी आने वाले एग्जामों में आपके काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है हमारे पास कि वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट अभी फिलहाल में घटित हुई है। अब ये सोलर टेक्नोलॉजी समिट क्या होती है, तो इसको समझिए। इसको समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, जो पिछले 2 सालों से काफी चर्चा में है। अब ये क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसे समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसका उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में सौर ऊर्जा की भागीदारी को बढ़ाना तथा साथ ही में हरित ऊर्जा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसमें 122 से भी ज्यादा देश शामिल हैं और इस संगठन को बनाने का श्रेय जाता है भारत और फ्रांस को। और इस संगठन में जो देश शामिल हैं उन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। और सनशाइन देश क्या होते हैं, ये मैं आपको देखिए यहाँ डायग्राम से बना के सिखाता हूँ कि इस तरह से समझिए कि ये पृथ्वी का मिडल पोर्शन है, जिसे आप भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। ये 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष सीधा आता रहता है। तो इस क्षेत्र में पृथ्वी के जो भी देश आते हैं उनमें सूर्य के प्रकाश की अधिकता होती है और वो इस सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि भारत भी उष्णकटिबंधीय देश है, तो इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया है और इस क्षेत्र में जो भी देश आते हैं वो सनशाइन कंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, इनका ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो भारत के गुड़गांव या गुरुग्राम शहर में है। तो एनसीआर इलाके में ही इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। और भारत के प्रधानमंत्री ने ये जो सोलर अलायंस है इन सदस्य देशों को सूर्य पुत्र की संज्ञा दी है। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में और यहाँ पे ये फिलहाल न्यूज में क्यों रहा है, अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हुआ है पहला। मतलब हम सूर्य से ऊर्जा किस तरह से बना सकते हैं। देखिए सूर्य से ऊर्जा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सोलर प्लेट चाहिए होती है, वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करती है, फिर हमें बैटरी में उसे संग्रहण करना पड़ता है और बैटरी से आपको वो घरों में बल्ब जलाने के लिए या अन्य यूज के लिए मिल जाती है। पर ये जो प्रौद्योगिकी है ये काफी महंगी होती है, तो इसको सस्ता किस तरह से बनाया जाए ताकि इसकी पहुंच आपको हर घर में मिल सके, इस पर ये चर्चा हुई थी। तो ये सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं। हमारे पास अगली न्यूज है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में देखिए कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए किसी भी देश या अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। अब आईएमएफ ने क्या परिभाषा दी है, आईएमएफ ने परिभाषा दी है कि मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिए निर्मित नीतियों में समर्थन और विश्वास बनाए रखने जैसे उद्देश्यों के लिए इसे रखा जाता है और संकट के समय उधार लेने तक पहुंच इससे कम हो जाती है और इससे तरलता बनी रहती है। तो एक सामान्य भाषा में समझाऊं, जैसे वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे देश हैं, इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो वर्ल्ड से व्यापार करता है तो इंडिया के पास विदेशी करेंसी इकट्ठी होती है, साथ में इंडिया के पास गोल्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विदेशी परिसंपत्तियां मतलब विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इनमें फर्क क्या होता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और इंडिया के पास जितना गोल्ड है, आईएमएफ के पास जितना रिजर्व ट्रेंच है और एसडीआर ये स्पेशल होता है आईएमएफ के अंदर अधिकार, इन सभी को मिलाकर कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि केवल यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार एक बड़ा शब्द है जहाँ पर विदेशी कंपनियों के शेयर भी आ जाते हैं, गोल्ड भी आ जाता है, आईएमएफ के पास रखा हुआ रिजर्व पैसा भी आ जाता है ताकि संकट के समय आप निकाल सकें। इसमें क्या होता है कि जैसे आईएमएफ आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें सभी देश पैसा जमा कराते हैं ताकि संकट के समय यहाँ पे लोन लिया जा सके। और यहाँ पर एक विशेष उपकरण मिलता है जिसके द्वारा लिया जा सकता है, उसे कहते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो इनकी चर्चा हम एक विशेष लेक्चर में करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में एक एक चीज पर। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि विदेशी मुद्रा भंडार किन किन चीजों से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर जो न्यूज आई है वो इसलिए आई है क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच गया है 531 बिलियन के उच्चतम स्तर पर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा है, विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। और 5 जून
2020 को जो आंकड़ा आया था उसमें ये 500 बिलियन को क्रॉस कर गया था। तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के लाभ क्या-क्या होते हैं, अब हम इसको समझ लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के क्या लाभ होते हैं। कि किसी भी देश को इसमें लोन नहीं लेना पड़ता। जैसे अभी आपने पाकिस्तान की स्थिति सुनी होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी डाउन है, क्योंकि वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले 5 से 10 अरब डॉलर ही रह गया था, और जबकि इंडिया का आप देखिए 500 अरब डॉलर। ठीक है। हालांकि इंडिया के सामने भी ऐसी कंडीशन आई थी 1991 के आसपास, जब हमें लागू करना पड़ा था ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय भी भारत के पास केवल 1 सप्ताह का ही अनाज खरीदने का पैसा रह गया था, ऐसा कहा जाता है। पर उस समय से लेकर आज तक हमने इतनी प्रगति कर ली है कि हमारे पास 500 अरब डॉलर है। अब ये बढ़ा क्यों है विदेशी मुद्रा भंडार? इसका क्या कारण रहा है कि मंदी चल रही है पूरे विश्व में, फिर भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है? तो देखिए यहाँ पे कि वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है कि भारतीय स्टॉक बाजार में जो निवेश आया है, एफडीआई आया है और एफपीआई आया है। अब देखिए एफडीआई और एफपीआई क्या होता है? एफडीआई निवेश होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है? वो शेयर बाजार में अगर कोई विदेशी कंपनी पैसा लगाए तो उसे कहते हैं एफपीआई, और कोई डायरेक्ट यहाँ के उद्योग में पैसा लगाए विदेशी कंपनी तो उसे कहते हैं एफडीआई। ठीक है, इस बात में फर्क ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट पैसा आए किसी उद्योग को लगाने के लिए, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है और इंडिया में आकर उद्योग स्थापना करती है, तो वो एफडीआई में काउंट हो जाता है। और कोई अमेरिकन कंपनी है वो भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाती है तो एफपीआई में काउंट होता है। तो इन दोनों में काफी वृद्धि हुई है, तो डॉलर काफी बड़ा है। तो यहाँ पर ये कारण तो ये रहा है। दूसरा कारण ये रहा है कि यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, और इस गिरावट के कारण क्या हुआ है कि इंडिया का आयात बिल कम हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें मान लीजिए भारत 100 रुपए खर्च करता है, 100 डॉलर खर्च करता है 100 लीटर कच्चे तेल को लेने के लिए, मान लीजिए। ठीक है। अब 100 लीटर की जो कीमत है वो मान लीजिए 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से चल रहा है, पर ये कीमत कम हो गई है 0.75 तक। तो हमें 100 लीटर खरीदने के लिए अब 100 रुपए नहीं, केवल 75 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस कारण भी यहाँ पर हमारा जो बिल है वो कम हुआ है, और इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। और इसके बाद ही सोने की बढ़ती कीमतों ने केंद्रीय बैंक को समग्र विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद की है। अब देखिए गोल्ड भी है हमारे पास रखा हुआ, और पड़े हुए इस गोल्ड की कीमत बढ़ गई है, तो इसका मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब इसका महत्व मैं आपको बता ही चुका हूँ कि देश के बाह्य और आंतरिक वित्तीय मुद्दों का प्रबंधन हो जाता है, विश्व में साख बढ़ जाती है। संकट की स्थिति में हम आयात बिल को कवर कर सकते हैं। मान लीजिए युद्ध की स्थिति हो जाएगी, हमारे साथ चाइना का वार हो जाए, तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम बाहर से सामान मंगवा सकते हैं, और उसके सहारे हम अपना 1 साल निकाल सकते हैं। बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण क्या हो रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए भी मजबूत होता है। जैसे ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है तो उस देश की साख में वृद्धि होती है, और उसकी रुपए की वैल्यू में भी वृद्धि हो जाती है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक लेक्चर में हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक बात को कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। फिलहाल करंट अफेयर के हिसाब से आपके लिए इतना पर्याप्त है। चलिए अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो अगली न्यूज हमारे पास आई है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक से लेकर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है कि विश्व में जितने भी विकासशील देश हैं, ठीक है, उन सभी को रैंकिंग देते हैं, और रैंकिंग देने के कारण हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश ज्यादा गरीब है, कौन सा देश की स्थिति ज्यादा खराब है, और उसकी एक से लेकर हम रैंक देते रहते हैं। अब इन रैंक देने के लिए हम किसी भी देश में गरीबी का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, एमपीआई में 10 सूचक का प्रयोग करते हैं। मतलब 10 पैरामीटर है जिनके आधार पे हम मापते हैं किसी भी देश में गरीबी को। अब गरीबी को नापने के लिए देखिए हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 मोटे-मोटे आयाम चुनते हैं। पहला हम देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम मानते हैं कि वो देश गरीब नहीं होगा। शिक्षा अच्छी है तो भी मानते हैं वो देश गरीब नहीं होगा, और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड। तो देखिए मुख्य रूप से ये 3 ही बातें होती हैं जो बता सकती है कि विश्व में कौन सा देश गरीब है और कौन सा देश अच्छी व्यवस्था में है। तो अब हम हेल्थ जब नापते हैं, विकासशील देशों की हेल्थ नापते हैं, तो उसके पास हमारे पास 2 सूचक हैं। एक तो हेल्थ के अंदर हम नापते हैं कि पोषण कितना मिल रहा है बच्चों को, और बच्चों की जीवन दर कितनी है। ठीक है, अगर देखिए कुपोषित बच्चे ज्यादा हैं तो मतलब वहाँ गरीबी है। अगर वहाँ पे बच्चों का जीवन काल कम है, वो पहले ही कम उम्र में ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी हम मानते हैं कि वहाँ पर गरीबी है, क्योंकि वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा। तो ये 2 मानक लिए जाते हैं हेल्थ से,
जिनको 1/6 1/6 भारांश मिलता है। इसके बाद शिक्षा को लिया जाता है और शिक्षा में देखिए ईयर ऑफ स्कूलिंग कि बच्चे ने कितने साल स्कूल में बिताए। देखिए अच्छा देश होगा, पैसे अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा साल स्कूल में बिता पाएगा, पूरी अपनी एजुकेशन कर पाएगा। पर कोई अगर गरीब देश होगा तो वहाँ के परिवार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्कूल भेजने के लिए, तो ये भी एक मानक के रूप में यहाँ लिया जाता है। और उसके बाद लिया जाता है स्कूल अटेंडेंस को कि वो 1 साल में कितने दिन स्कूल जा रहा है, ठीक है? ये भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ बाल मज़दूरी की समस्या है, विकासशील देशों में समस्या रहती है, तो उससे ये भी पता लग जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये दोनों सूचकांक एजुकेशन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड कि हमारा जीवन का स्तर क्या है, उसको कैसे नापेंगे कि आप खाना कैसे बनाते हो, कुकिंग फ्यूल क्या है, गैस पे बनाते हो या लकड़ी का ईंधन प्रयोग करते हो, सैनिटेशन सुविधा क्या है, आपके पास सफाई की क्या सुविधा है, आप के घर में टॉयलेट है या नहीं है। देशों को इस हिसाब से भी रैंकिंग दी जाती है। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कैसी है, पीने का पानी कहाँ से आता है और किस गुणवत्ता का आता है, बिजली है कि नहीं है, घर है कि नहीं है और संपत्ति है कि नहीं है। तो लिविंग स्टैंडर्ड में यहाँ पर हम इन 6 पैरामीटर्स का प्रयोग करते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लगती ये इस तरह से हैं कि एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी पर यहाँ से सवाल आ जाते हैं। तो फिर से एक बार दोहरा दूं, 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और उन 3 आयामों का 10 पैरामीटर या 10 सूचकांकों में विभाजन है। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्कूल में कितने साल गया है, अटेंडेंस क्या है और इसके अलावा ये 6। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि एमपीआई निर्धनता को लेकर 107 विकासशील देशों को कवर करता है, पहली बात। और ये बनाता कौन है एमपीआई, ठीक है? कौन सी संस्थाएं हैं जो इसको बनाती है इन 3 आयामों और 10 सूचकांकों को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। एक तो यूएनडीपी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और दूसरी संस्था है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संस्था है, तो इसे 2010 में पहली बार बनाया गया था, 107 देशों के लिए बनाया गया था। और फिलहाल जो रैंकिंग आई है उसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने 107 देशों में 62वां स्थान प्राप्त किया है और इसका स्कोर है 0.123। तो ये तीनों बातें याद रखनी है आपको, एमसीक्यू में भी और मेंस लिखना पड़े उसके लिए भी। उसके बाद ये पड़ोसी देशों की स्थिति है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आई है हमारे पास मिड डे मील से संबंधित, और मिड डे मील से संबंधित न्यूज इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि मिड डे मील में दूध को भी शामिल किया जाए। तो मतलब वर्तमान में दूध शामिल नहीं था। अब देखिए अब तक मिड डे मील में क्या हो रहा था कि मिड डे मील स्कीम जो है वो 0 से लेकर, मतलब आप प्राथमिक से लेकर 8th क्लास के बच्चों के लिए है, और इसमें भी 2 बांटा गया है, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे और 6 से लेकर 8 तक के बच्चे, अपर प्राइमरी और प्राइमरी। तो इनको क्या क्या दिया जाना अनिवार्य है मिड डे मील में, इसको समझ लीजिए कि 100 ग्राम तो इनको दिया जाएगा अनाज, 1 से 5 तक को 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम ऑयल, ठीक है? तो हर तरह से इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को बैलेंस किया गया है। और यहाँ पर देखिए जो बच्चे 6 से 8 में अपर प्राइमरी क्लास में है उनको क्या दिया जाएगा, यहाँ 150 ग्राम, 30 ग्राम, 75 ग्राम और 7.5 ग्राम, मतलब इनकी खुराक बढ़ा दी गई है क्योंकि इन बच्चे बड़े हैं तो इनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आगे इसको समझते हैं कि ये जो पोषण संबंधी मानक तैयार किए गए हैं इसमें ये निर्धारित किया गया है कि ये जो 5वीं तक के बच्चे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक, इनको 450 कैलोरी ऊर्जा मिले, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में जो 8वीं तक के बच्चे हैं इनको 700 कैलोरी ऊर्जा मिले। और ये जो विभाजन है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। 100 ग्राम, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम यहाँ पे तेल दिया जाएगा, जिससे एनर्जी मिलेगी 400 कैलोरी, 50 कैलोरी, ठीक है? अब इस योजना के बारे में समझ लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत 8वीं कक्षा तक के छात्रों को 1 वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन मिलेगा। ये योजना मूल रूप से शुरू हुई थी 1995 15 अगस्त को, और इसका नाम बदला था 2004 के अंदर, ठीक है? पहले इसका नाम था राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम या नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो वहाँ भी इस योजना के बारे में आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, इसके बाद जो न्यूज़ होगी उसे हम कल देखेंगे, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।